चलो भाई क्लास चालू करते हैं अपन। ठीक है, कल पढ़ रहे थे अपन कूलॉम्स लॉ, है ना। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था। अब अपन उससे आगे लेते हैं टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास वो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। पहले इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, डेफिनेशन आते हैं अपने पास सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन है अपने पास कि कैपेसिटी ऑफ passes through of electric field lines, capacity of a passes through of electric field lines with a medium or in a medium is called electric permittivity। मीनिंग समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी भी मीडियम से पासेस थ्रू होने की कैपेसिटी, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजीली उसमें से पास हो सकती है, उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी टर्म बनी है परमिशन से, तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना इजीली परमिट करता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्लियर? ठीक है, अब अपन चलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। आगे अपन चलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी डेफिनेशन इसी चैप्टर में आगे अपन स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आता चला जाएगा। अब सबसे पहले तो ये आ गया एप्सिलॉन फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। यूनिट है इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कल बता ही दिया था, ये अपने पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, एंड सम बुक्स में इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल के। ठीक है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, आर फॉर रिलेटिव, और के स्मॉल के भी चलता है, और दोनों ही चलते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन? देखो भाई, फिजिक्स में जब भी रिलेटिव स्टडी करते हैं तो किसी से कंपेयर करते हैं अपने पास, तो अपन ये कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। या अपन ये कह सकते हैं इट इज ए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, देन अपने पास इट कैन बी रिटन एज ए, क्या लिख सकते हैं आप इसको, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। क्लियर? ये रिलेटिव आ गया अपने पास परमिटिविटी। आगे अपन चलें इसको, ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एंड एप्सिलॉन आर। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे है देखो, एक बार इसको अगर आप हटा लेते हैं तो केवल क्या रहेगा, एप्सिलॉन नोट रहेगा। एप्सिलॉन नोट जो है वो किस में है, वैक्यूम में है। तो अपने को जब भी वैक्यूम को मीडियम में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो जब भी अपने को वैक्यूम को किसी भी टर्म को, और अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मीडियम में जाने पर एक तो फोर्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एप्सिलॉन आर का जो मिनिमम वैल्यू है इट इज 1, एंड फॉर वैक्यूम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज 1। फॉर ए वैक्यूम epsilon r is equal to 1, and for metals
value of epsilon r is equal to infinity. For any metal, value of epsilon r or dielectric constant is infinity. Clear? Now अब अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम बाय कूलॉम्स लॉ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. क्लियर? आप ये पढ़ ही चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन ए मीडियम, अगर अपन चार्जेस को मीडियम में ले जाएं देन क्या रहेगा, एफ एम ले लें, फोर्स इन मीडियम, देन वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पर वैक्यूम की परमिटिविटी यूज में आएगी, यहाँ पर किसकी परमिटिविटी यूज में आ रही है, देखो एक बार, एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी. एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, सो दैट Fm is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon R square. ठीक है? By equation number first we get, क्या लिख सकते हैं वो बताओ, Fm is equal to F upon epsilon r. आ गया होगा समझ में? एक बार अगर यहाँ से चेक करें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इट इज इक्वल टू F, so that force in medium is equal to F upon epsilon r. As we know, value of epsilon r is greater than or equal to 1, ठीक है, and less than or equal to infinity, less than or equal to infinity. अब अपन ये देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r is always more than 1, so that Fm is always less than F. It means क्या हुआ अपने पास, maximum force between the charges या maximum electric force between charges is in vacuum always. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम हमेशा ही कब होगा, वैक्यूम में होगा. तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन ए मीडियम. It is difference between gravitational force and electric force. Gravity is not depend on medium, but Coulomb's law or Coulomb's force depends on a medium. Clear? And maximum force is in vacuum and force is decreases in medium with respect to vacuum. Clear? अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे भाई. चलो जी भाई. देखो एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे टू चार्जेस हैं, Q1 is equal to suppose that +6 microcoulomb and Q2 is equal to +4 microcoulomb. ठीक है? These charges are separated by 18 centimeter distance in vacuum. ठीक है? If these charges are placed in a medium with relative permittivity epsilon r is equal to 6, then what is percentage change in a electric force? क्वेश्चन बता देता हूं. ये बहुत चार्जेस हैं, पहले किस में प्लेस्ड है, वैक्यूम में. तो क्या लिखोगे बोलो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सो दैट 9 × 10⁻⁹ 6 माइक्रोकूलम
10 to power minus 6, it is 4 into 10 to power minus 6 divided by 18 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10 to power minus 2 मीटर, so that 18 into 10 to power minus 2 का होल स्क्वायर आप कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। 4 जो आएगा वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। अब इसी में एक चीज और चलते हैं अपन यहाँ से, फॉर मीडियम कितना चेंज होगा देखो, डायरेक्ट निकाल लें। फोर्स इन मीडियम F अपॉन एप्सिलॉन आर, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज गिवन 6, सो दैट फोर्स इन मीडियम इज F बाय 6। क्लियर। आगे अपन चले यहां से, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। देन अपने पास चलें, फोर्स इन मीडियम माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100। देखो भाई सीधा तरीका बता देता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही आ जाएंगे इससे। ये है एफ बाई 6 माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100, इट इज 5f बाई 6 अपॉन f into 100, and we get percentage change is equal to 500 by 6% with negative sign। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फोर्स डिक्रीजेज बाय 500 बाय 6% इन दिस मीडियम। ठीक है, तो नेगेटिव अपने पास आ गया, फोर्स डिक्रीजेज इन ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो जैसे ये है A एंड B हैं, ठीक है। These spheres are separated by distance r। These suppose that चार्ज जो है इस पर अपने पास ले लें, एक क्यों ले लें, और इस पर ये 2 क्यों ले लेते हैं। ठीक है, दी चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इस पर क्यों चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है अपने पास है, 2 क्यों चार्ज है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक थर्ड स्पेयर है C, वो चार्जलेस है, उस पर चार्ज कितना है अपने पास है, 0 है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले A एंड C को कांटेक्ट में लाएं, उसके बाद में C को B के कांटेक्ट में लाएंगे, और उसके बाद में A एंड B को वापस अपनी ही जगह पर सेट कर देंगे, मतलब उसी डिस्टेंस पे सेट कर देंगे। तो व्हाट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो इनिशियल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, K क्यों 2Q अपॉन R स्क्वायर, सो दैट 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब A एंड B को कांटेक्ट में लो आप, A एंड C को कांटेक्ट में ले लिया, ये C कांटेक्ट में ले लिया, क्यों +0 इज इक्वल टू क्यों, वापस सेपरेट करेंगे आप तो A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि C को किसके कांटेक्ट में लेना है, B के कांटेक्ट में। ये प्रोसेस आगे चला, ये B हो गया और ये C हो गया। इसमें अपने पास चार्ज कितना है, अभी 2Q है, इसमें ये Q/2 है अपने पास, तो ये हो गया 5Q/2 टोटल चार्ज, ये 5Q/2। फिर वापस सेपरेट अगर आप करते हैं इनको तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब सेपरेट करोगे तो हाफ हाफ कर देना, 5Q/4, ये भी कितना हो जाएगा, 5Q/4। अब ये कह रहे हैं कि A एंड B को वापस उसी जगह पर रखो, तो ये A हो गया और ये B हो गया। इस पर चार्ज कितना हो गया भाई, Q/2 हो गया। क्लियर? इस पर चार्ज कितना हो गया, 5Q/4 हो गया। डिस्टेंस वही है। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करके आगे बता देता हूँ भाई। चलो जी भाई,
नेक्स्ट चले अपन ये देखो। अब वापस अगर फोर्स लेते हैं तो एफ डैश इज इक्वल टू के, फर्स्ट चार्ज कितना है Q/2, सेकेंड चार्ज कितना है 5Q/4 अपॉन आर स्क्वायर, एंड एफ डैश इज इक्वल टू 5/8 KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से एफ का वैल्यू आप निकालें, ठीक है ना, या KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो F/2 लिख सकते हैं इसको। then f dash is equal to 5/8 f/2, so that f dash is equal to 5f/16. it is change in electric force. clear? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें सिंपल न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें चलो जी भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ है कूलॉम्स लॉ, ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये पढ़ा देता हूं मैं। चलो भाई देखो, suppose that two charges Q1 and Q2 are placed at point A and B. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, पोजिशनिंग वेक्टर ऑफ Q1 इज R1 वेक्टर एंड पोजिशनिंग वेक्टर ऑफ Q2 इज R2। पोजिशनिंग वेक्टर का मीनिंग आपको समझ में आता ही है, 11th में बताया होगा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये अपने पास इसका पोजिशनिंग वेक्टर है, मतलब उसकी पोजीशन को शो करता है। और वैसे भी मैं बता देता हूँ, ये R1 वेक्टर होता है ना, it is not R1, it is a R01। R01 का मीनिंग है, यहां से R01 का क्या मीनिंग होगा, पोजिशनिंग वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 0, पोजिशनिंग वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 0, सो दैट इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है जैसे ए बी वेक्टर लिखते हैं ना, अपन क्या लिखते हैं, बी वेक्टर माइनस क्या आएगा, ए वेक्टर, तो यहाँ पर ये आएगा R1 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर। एज वी नो पोजिशनिंग वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज 0 वेक्टर, आप जानते ही हैं ओरिजिन जो होता है वो 0 पर होता है, 0 पर होता है, तो ये पोजिशनिंग वेक्टर ये 0 हो जाएगा। ये जैसे ही 0 होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब भी आपको अगर ऐसे कभी पोजिशनिंग वेक्टर जैसे ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो जो ए वेक्टर है वो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है। वो कभी भी देखो, अगर ये ए वेक्टर लिखा हुआ ना, इट मींस ओ ए वेक्टर है। क्या है वो, ओ ए वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम ओ टू ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम ओ टू ए। एंड जब भी आप निकालोगे तो ये हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में यही तो चलता है, ये हेड होता है और ये टेल होता है, और वेक्टर को डिनोट करने का तरीका होता है टेल टू हेड लिखा जाता है। एंड बी वेक्टर माइनस क्या आएगा, ए वेक्टर, तो हेड माइनस टेल हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है? अब इसके बेस पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये तो बात हो गई इसकी। पोजिशनिंग वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 आर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। अब अपन चलें, सपोज दैट कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं। एक बार के लिए अपन लाइक चार्जेस ले लेते हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसने
इस चार्ज को रिपेल किया, ये लो, ये रिपेल किया इधर, और ये चार्ज Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा, ये इधर फोर्स हो जाएगा। अब ये जो फोर्स होगा इसको तो क्या लिखा जाएगा, देखो ये जो फोर्स होगा किसने अप्लाई किया, Q1 ने किस पर अप्लाई किया, Q2 पर। तो इट इज फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2। तो अपन ये लिख सकते हैं F21 फोर्स ऑन Q2 अप्लाइड बाय Q1। एंड इसको क्या लिखोगे बताओ, F12 फोर्स ऑन Q1 अप्लाइड बाय Q2। क्लियर। तो ये अपने पास इसमें यूं डायरेक्शन नहीं देखोगे 1 2 2 2 2 1, ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि फोर्स जो है ना वो अप्लाई होता है। जैसे F12 इसका मीनिंग क्या है कि Q1 पर किसने फोर्स लगाया, Q2 ने फोर्स लगाया, तो Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो इस साइड में रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, तो ये F12 लिख दिया। ऐसे ही ये Q1 जो है किसको अपने पास रिपेल करेगा, Q2 को, वो उस साइड में करेगा तो ऊपर की साइड में लिख दिया। फिर अपन एक चीज और चलते हैं, ये पोजिशनिंग वेक्टर और लिख रहा हूं मैं इसके। अब इधर जो पोजिशनिंग वेक्टर होगा वो वेक्टर हो जाएगा R21 वेक्टर, एंड ये हो जाएगा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर को क्या लिखोगे बताओ, चलो R12 वेक्टर इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 with respect to 1। पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 with respect to 1। देखो दो का किसके रेस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर है, 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, तो इसका इसके रेस्पेक्ट में होगा तो इधर से इधर होगा कि नहीं होगा। एंड डायरेक्शन मैंने बता ही रखा है, टेल टू हेड होगी, तो 1 to 2 होगी, तो ये 1 to 2 ऊपर की ओर ले ली। ऐसे ही एक R21 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो R21 को क्या लिखोगे, R21 वेक्टर का मीनिंग होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये 2 के रेस्पेक्ट में 1 का है, तो अब एक चीज आपको क्लियर दिख रही होगी, F12 की डायरेक्शन में पोजिशनिंग वेक्टर कौन सा आ रहा है, R21 आ रहा है, और F21 की डायरेक्शन में पोजिशनिंग वेक्टर कौन सा आ रहा है, R12 यूज में लेना है अपने को। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चलें बाय कूलोम्स लॉ, बाय कूलोम्स लॉ फोर्स ऑन F12 देख लें, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको R इसमें कहीं भी नहीं दिख रही है, तो R नहीं दिख रही है तो इसके डायरेक्शन में वेक्टर देखो, F12 के डायरेक्शन में कौन आ रहा है, एक बार देखो R21 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है इसमें, R21 आ रहा है, दिख रहा है ना, R21 आ रहा है, तो ये आ गया R21 वेक्टर। अब अपन ये भी जानते हैं कि वेक्टर का जो है वो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते, तो वेक्टर का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते तो फिर क्या करें, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये मोड ले लिया इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 के, इट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ F12। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अपन वापस चलें, R21 का मीनिंग क्या होगा ये बता दो, R21 का मीनिंग होगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस क्या आएगा R2 वेक्टर, सो दैट F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। आ रहा होगा समझ में, ये तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 के, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, उसके बाद में अपन चलें फोर्स ऑन Q2 बाय Q1।
अब Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाया वो निकालना चाहते हैं अपन। देन क्या रहेगा, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, अब एक बार देखो F21 ये रहा, इसके डायरेक्शन में पोजिशनिंग वेक्टर क्या है, R12 है अपने पास, क्या है R12 है, तो ये लिख देना R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 का केप। देन वापस आगे चलें, एज वी नो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, देन F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R12 केप। इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकता हूं क्या मैं, देखो के Q1 Q2 अपॉन, ये लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R12 केप। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको यूं लिख सकते हैं, एक तो स्क्वायर है, दूसरा मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, थोड़ा सा इरेज करूंगा, फिर बताओ आगे बढ़ेंगे अपन। चलो जी भाई, अब यहां से आप देखो एक बार, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा। एक तो है R12 केप, दूसरा क्या है R21 केप, ठीक है, एक है R12 केप और दूसरा है R12 केप। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इनका, 1 होगा दोनों का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो R12 केप है, ये क्या है R21 केप है, तो अपन ही लिख सकते हैं R12 केप एंड R21 केप आर अपोजिट यूनिट वेक्टर। अब अपोजिट यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएंगे, बट डायरेक्शन क्या हो रही है इनकी, अपोजिट हो रही है। हाँ भाई विवेक क्या कर रहा है, R12 और R12 को केप को चेंज कर सकते हैं क्या, देखो ये चेंज नहीं होते हैं भाई, R12 केप और R21 केप की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर जो चेंज किया है ना मैंने, वो चेंज तो मैंने इसलिए किया है, R1 माइनस R2 तो स्क्वायर हो रहा है और मैग्नीट्यूड हो रहा है, बाकी आप इसको आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जैसा है ना वैसा ही यूज में लेना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। आगे अपन चलें, तो अब ये लिख सकते हैं R12 केप इज इक्वल टू माइनस R21 केप, ये लिखा जा सकता है अपने पास, ठीक है, क्यों, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ये लिख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन टू वी गेट क्या आएगा बोलो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड माइनस R21 के इक्वेशन नंबर थर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, इन दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो देखो सब कुछ सेम है सिवाय किसके, नेगेटिव साइन के। तो अपन ये लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, इट इज लाइक एज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ गया समझ में।
तो 1 पर 2 के कारण जो अपने पास फोर्स होगा वो 2 पर 1 के कारण फोर्स के इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है होती है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स से देखो भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, नेचर ऑफ कूलॉम्स। देखो कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स फोर्स दोनों एक ही चीज है भाई अपने पास, है ना। तो कूलॉम्स फोर्स भी चलते हैं और दोनों ही चलते हैं। तो ये भी लिख देता हूं मैं। पहले तो आ जाते हैं अपने पास नेचर ऑफ कूलॉम्स फोर्स। अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड रिपल्सन भी हो सकता है, दोनों ही चलते हैं। लाइक चार्जेस में तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, एंड अनलाइक चार्जेस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो दोनों ही प्रॉपर्टी चलती है अपने पास, क्लियर है पहली बात तो। उसके बाद में अपन चलते हैं रेंज ऑफ कूलॉम्स फोर्स। रेंज इज फ्रॉम 10 टू पावर -15 मीटर टू इंफिनिटी। ये 10 टू पावर -15 मीटर, ये बाउंडेशन क्यों है? It is a radius of nucleus. It is a radius of nucleus. It means अपने पास क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस की बाउंड्रीज में या न्यूक्लियस के इनसाइड में कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। आप जानते हैं वहां पर न्यूक्लियर फोर्स ही एप्लीकेबल होते हैं वहां पर। तो इसकी रेंज यहां से यहां तक हो गई। इट इज, उसके बाद में आते हैं स्ट्रेंथ। इट इज ए पावरफुल देन, it is a powerful than a gravitational force and a weaker than nuclear force। तो स्ट्रेंथ जो हो गई वो ग्रेविटी से तो अपने पास पावरफुल हो गया, बट अपने पास मोर देन ग्रेविटी हो गया एंड लेस देन न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो इनके बिटवीन में आ गया अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं बेसिक पार्टिकल क्या होता है इसका, कूलॉम्स फोर्स का या कूलॉम्स लॉ का। बेसिक पार्टिकल इज ए फोटोन। बेसिक पार्टिकल इज ए फोटोन। उसके बाद में अपन चलें, यहां तक तो हो ही गए। कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस। चार्ज जब भी मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। उस समय अपने पास केवल कूलॉम्स फोर्स नहीं होगा, फिर दोनों ही चलेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है, दोनों ही चलेंगे। उसके बाद में आता है कूलॉम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप जानते ही हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया था। कूलॉम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये आ गया अपने पास समझ में, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद में आता है कूलॉम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये डिफरेंस किसके बिटवीन है, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बिटवीन है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन ए मीडियम बट ग्रेविटी नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, ग्रेविटी में मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें अपने पास चेंज होता रहता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ग्रेविटी जो होती है वो बिटवीन द मासेज अप्लाई होती है। ये किसके बिटवीन होता है, चार्जेस होता है। ग्रेविटी की नेचर जो होती है ओनली अट्रैक्शन होती है। इसकी नेचर अट्रैक्शन भी हो सकता है एंड रिपल्सन भी हो सकता है। तो ये इनमें डिफरेंस भी हो गया। पावरफुल फोर्स कौन सा हो गया, कूलॉम्स फोर्स इज 10 टू पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। कूलॉम्स फोर्स इज ए 10 टू पावर 39 टाइम्स ऑफ है ग्रेविटी। ये इतना क्यों होता है, कल एक एग्जांपल देके क्लियर करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई, टाइम हो गया।